नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चा, जैसे हम लोग 11th की स्टडी शुरू कर चुके हैं, तो अभी हम लोग चैप्टर 4 करने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम लोग आज के जो लेक्चर में हम कवर करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन पोर्शन। ओके, तो इसको प्लीज़ स्किप मत करना, मिस मत करना। अच्छा, इंट्रोडक्शन कौन देखता है, सीधा हम सम्स देख लेंगे तो पता चल जाएगा क्या कैसे करना है। प्लीज़ वो चीज़ मत करना, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन पोर्शन जो रहेगा वो आपके लिए पूरा बेस क्लियर करने का काम करेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अच्छे से समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, उनके अंदर फॉर्मूलास एंड आइडेंटिटीज़ क्या है, सो दैट आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर ही लेंगे इजीली। फिर शायद मुझे ऐसा लगता है आपको एक्सरसाइज की वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप उसको इजीली खुद ही सॉल्व कर लेंगे। प्लस आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं तो यू कैन इजीली अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन दैट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर के। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। देखिए, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझाने से पहले मैं थोड़े से कुछ आपके पॉइंट्स क्लियर करूँगी रिगार्डिंग द 10th स्टैंडर्ड 8th 9th में हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ फेस किया होता है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई नंबर होता है, लेट्स से x² + 1 = 0, ये एक नंबर है, ठीक है। तो 1 क्या हुआ, 1 यहाँ पे आया, तो x² क्या हो गया, -1, है ना। अब हमें पता है कि ये नंबर, तो फिर हम ना क्या बोलते थे कि ये तो मैम इक्वेशन ही गलत है। क्यों? क्योंकि x² की वैल्यू तो -1 कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी स्क्वायर होता है तो उसका तो पॉजिटिव आंसर ही आता है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट करते हैं -1 का, बिकॉज वी नो कि स्क्वायर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, तो ये तो कोई नंबर है नहीं हमारे पास। ओके, नेगेटिव नंबर का कभी भी स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम अटक जाते थे, या तो हम सवाल को गलत बोलते थे, ठीक है, या तो फिर हम कहते थे कि भाई ऐसे कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो हम लिखते थे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, ऐसा एक नंबर के साथ नहीं होता है, बहुत सारे नंबर। अगेन यहाँ पे अपन ले लिए x² + 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² = -4। अब अगेन कभी भी स्क्वायर की वैल्यू माइनस में तो आती ही नहीं थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये x है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, -4 का रूट, तो ये आप लिखोगे गलत है। बट यहीं पे अगर ऐसा सम आता था x² - 4 = 0, तो x² आप ये 4 वहाँ पे लेके जाते थे, प्लस में हो जाता था, इसका करते थे आप स्क्वायर रूट, करते थे ना ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग 4 का स्क्वायर रूट क्या लिखते थे, +-2, मतलब कि -2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आंसर 4 मिलेगा, ठीक है। +2 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर 4 मिलेगा, बट ओके। और अगर हम +4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर 2 या -2 मिलेगा, जो भी हमें मिला। बट -4 का स्क्वायर रूट का कोई भी आंसर नहीं होता था, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो वैलिड है, ये वाली चीज़ तो वैलिड है, बट यहाँ पर देखो, खाली अपन सोच रहे हो ना कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, माइनस में आ गया। -4 का स्क्वायर रूट तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई नंबर ही नहीं होता। ओके, तो हम कहते थे मैम ये क्वेश्चन गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, चेक कर लो, बोलते थे ना हम लोग। ऐसे कुछ अगर सवाल आ जाए अपने एग्जाम के अंदर और ये सॉल्व नहीं हो तो, और इसको अपन लिख के आते तो दो के दो नंबर मिल जाते थे। अपन 2-3 जितने भी नंबर का था ये सवाल, तो हमें मिल जाते थे। बट ये तो देखो, अब अगर हम बात करते हैं एज अ मैथमेटिशियन, ठीक है, एज अ क्यूरियस पर्सन, तो भैया ये भी तो हमने ही बनाया है, ये सारी इक्वेशन भी तो अब हम लोगों ने ही डिराइव की है, मैथमेटिशियन लोगों ने ही की है। तो इसमें क्या कमी हो गई कि उन्होंने नहीं किया, और इसमें ऐसा तो क्या पॉइंट आ गया कि हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए ही ये चैप्टर बना है आपके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलो, अब 10th में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था ना बच्चा, चैप्टर नंबर 4 था, है ना। थोड़ा सा उसको लेके बात करती हूँ पहले मैं, फिर आपको इसके 11th के रास्ते पे लेके आते, थोड़ा सा 10th का अपन रास्ते पे चलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशंस निकालने के लिए, x के लिए निकालने के लिए हमारे पास d की वैल्यू पहले निकाली जाती थी, याद है ना, डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते थे, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, d = b² - 4ac, वही होता था। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, जब आप मुझे 10th स्टैंडर्ड के चैनल पे फॉलो करते थे तो उन बच्चों को मैंने बताया हुआ था, अदरवाइज़ आपके टीचरों ने बताया होगा कि आप ना x की वैल्यू, जो x का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो आप तब भी निकाल पाओगे जब d की वैल्यू 0 आए, या तो फिर d की वैल्यू > 0 आए,
ठीक है। पर डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 आएगी तो आप क्या लिख के आना, टीचर ने आपको क्या बोला था 10th में, क्या लिख के आना, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, याद है ना। ठीक है, तो डी की अगर वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब लेस देन 0 नेगेटिव, तो आंसर क्या लिख के आओगे, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो यस, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल लिख के आते थे हम लोग ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये लिख देते थे हम लोग, है ना। तो चलो ये वाली बात तो समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई। बट हर बार मतलब इस तरीके से हो और हम लोग नो रूट्स एग्जिस्ट या तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट लिख के आएँ, तो क्या ये सही बात है क्या एज अ मैथमेटिशियन? नहीं। देखो बेटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ, विच इज़ नथिंग बट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। थोड़ी पुरानी चीज़ें याद कर लो। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, ओके, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू 5। अब हम d निकालते थे ना b² माइनस 4ac से, तो b क्या है -3 का स्क्वायर माइनस 4a का 2 और c का 5। तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस क्या हो जाएगा 10 और ये 40। ओके, तो दैट इज़ -31। अब मेरे को बताओ d की वैल्यू लेस देन 0। ओके, तो हम क्या लिख देते थे, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये करके आ जाते थे। ओके, तो बट ना उसके बाद एक मैथमेटिशियन आया, सॉरी साइंटिस्ट नहीं मैथमेटिशियन, हालांकि ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। ओके, एक मैथमेटिशियन आया जिनका नाम था ऊलर, और ये कहा जाता है कि ये ऊलर साहब थे, लाइक ही वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने इस टाइप के नंबर्स के बारे में सोचा और इसको सॉल्व करने का तरीका बताया। तो जैसे अगर हम लोग x के लिए लिखते हैं -b प्लस माइनस √d/2a, ये वाली फॉर्मूला थी जनरल फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस b की जगह -3, क्वेश्चन में -3 उसी को लेती जा रही हूँ मैं, प्लस माइनस रूट क्या आया -31/2 × a दैट इज़ 2। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस -√31/4। ठीक है, अब तो पॉइंट वही आ गया कि रूट में तो नेगेटिव नंबर को कभी सॉल्व करते ही नहीं है। हम यहाँ पे भी तो वही चीज़ में उलझ गए ना, है ना। यहाँ पे भी तो मैंने आपसे वही कहा ना कि रूट में अगर नेगेटिव नंबर हो तो उसको तो कोई सॉल्यूशन हमें था ही नहीं, तो यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं। तो क्या हुआ, अब जैसे मैंने कहा कि ऊलर जी जो थे वो फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस टाइप के सम्स को सॉल्व किया, और सबसे पहले उन्होंने एक कैटेगरी बना दी। क्या कैटेगरी बना दी, एक नई कैटेगरी बना दी इमेजनरी नंबर्स की। किसकी बेटा, इमेजनरी नंबर्स की उन्होंने एक नई कैटेगरी बना दी। बात आई समझ में मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, तो देखो जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स होता है ना, होल नंबर्स की कैटेगरी थी जो 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर्स जो नेगेटिव 0 पॉजिटिव होते हैं। ओके, फिर आते हैं अपने पास रैशनल नंबर्स जो फ्रैक्शन के फॉर्म में थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने पास इरेशनल नंबर्स। ओके, फिर रियल नंबर्स आते थे ना, ये सारी चीज़ें, है ना। बस अब उन्होंने एक नई कैटेगरी बना दी, दैट इज़ द इमेजनरी नंबर्स। क्या नंबर्स की, इमेजनरी। तो उन्होंने कहा कि जितने भी नेगेटिव रूट नंबर्स होंगे ना, जितने भी नेगेटिव रूट में नंबर्स होंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, इमेजनरी नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। बात समझ में आई, इतना क्लियर हुआ। ओके, नाउ चैप्टर का नाम क्या है, क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैम कॉम्प्लेक्स नंबर्स फिर क्या है, ये तो इमेजनरी नंबर्स हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है। तो इन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कुछ नहीं, अब कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर्स कुछ नहीं है, रियल नंबर्स प्लस इमेजनरी नंबर्स, इमेजनरी, शायद मेरी स्पेलिंग गलत है, हाँ ठीक है, इमेजनरी नंबर्स, इसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बात समझ में आई। जैसे कि इसको अपन ले लेते हैं 3+, ठीक है, देखो प्लस माइनस मैंने अभी एक ही पोर्शन लिया, माइनस भी लिखते तो क्या फर्क पड़ता है, अपॉन अभी मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे मेन समझाना है। ठीक है, तो क्या कहा कि 3 + √-31 ये जो नंबर होगा इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, जहाँ पर ये वाला जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, मतलब रियल नंबर आ गया, है ना। और ये वाला जो नंबर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजनरी पार्ट।
ओके, तो इन दोनों को मिला के आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को मिला के आपको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बेटा, अब आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसको बोलते हैं, है ना। तो इन सब कैटेगरीज जो थी हमारे पास नंबर सिस्टम की, उसके अंदर इमेजनरी नंबर्स की एक और कैटेगरी यहाँ पे जुड़ गई। ठीक है, और रियल नंबर्स प्लस इमेजनरी नंबर्स को मिला के हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इतना क्लियर है। नाउ आपके भी मन में सवाल आएगा, ठीक है मैं वो तो समझ गए, बट इसको सॉल्व करने का कैसे, है ना। आफ्टर ऑल हमें वो तो बताइए कि माइनस का जो रूट होगा उसको सॉल्व करना कैसे है। तो चलो सीखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सो बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि उलर मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने हमें इमेजनरी नंबर्स वाली कैटेगरी दी, है ना। अब इमेजनरी नंबर से मैंने आपसे क्या कहा कि रूट में सारे के सारे कैसे होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे, है ना। अब उन्होंने यहाँ पे एक सिंबल इंट्रोड्यूस किया, आई। ओके, इसको एक्चुअली कहते हैं अयोटा। क्या कहते हैं, अयोटा। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि ये जो अयोटा है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू -1 होगी रूट में। मतलब कि जब भी आपको -1 रूट में मिले तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे, अयोटा लिखोगे। इतना समझ में आया, क्लियर। तो चलो, जैसे कि यहाँ पर है -7 रूट। अब अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो -1 × 7 लिख सकते हैं ना, इस चीज़ को -1 × 7 लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं स्प्लिट कर लूँ तो -1 × √7, बेसिक मैथ्स की बात चल रही है यहाँ पे ना, रूट्स डिवाइड हो गए। ओके, अब यहाँ पे √ऑफ -1 को हम क्या लिख सकते हैं, एयोटा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एयोटा। ठीक है, आप एयोटा 7 लिखो या 7 अयोटा लिखो, बात एक ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ। तो अब आपको सबसे पहले ये चीज़ सीखने को मिला कि जब भी हमारे पास इमेजनरी नंबर्स होंगे उसमें जो नेगेटिव नंबर होगा, मतलब -1 जो होगा, -1 रूट में होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, अयोटा लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ। तो अभी कोई भी आप नंबर ले लोगे ना बेटा, जैसे ये पीछे वाले अपन ने ये वाला जो नंबर था, ये वाला, इसको भी ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो 3 + -√31। ओके, तो 3 + -√31, तो इसको कैसे लिखूँगी मैं अभी, 3 + -1 × 31 रूट। अब अभी मैं अपॉन नहीं लगा रही, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। अपॉन वाला तो अभी जब सम करेंगे तो आपको तब समझा दूंगी। सो 3 + अब यहाँ पे -1 रूट और 31 रूट। ठीक है, सो 3 + अब -1 जो रूट है उसको हम क्या लिखेंगे, अयोटा, और ये √31 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको 3 + 31 रूट अयोटा भी लिख सकते हो। ठीक है, बस ध्यान देना कि रूट की साइन अयोटा की तरफ नहीं बढ़नी चाहिए, है ना। बात समझ में आई इतना। ठीक है, तो अब ये जो 3 होगा वो क्या हो गया बच्चा हमारे पास, रियल नंबर। ओके, और ये पूरा मिलाकर अयोटा के साथ मिलाकर क्या हो गया हमारे पास, इमेजनरी नंबर, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया हालांकि। और इन दोनों का प्लस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो देखो, जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक, ये वाला जो भी हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मूला है ना। तो जिस तरीके से हर एक इक्वेशंस का जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं, उस तरीके से ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक जनरल फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, जनरल फॉर्मूला है इसका A + अयोटा B। ठीक है, ये सिंपल का जनरल फॉर्मूला। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, A हो गया रियल पोर्शन, आई मीन रियल नंबर या रियल पार्ट। ओके, और ये हो गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, तो इसको और इसको कंपेयर करो तो चीज़ें आ गई। A की जगह पर 3, ठीक है, B की जगह पर √31 और अयोटा तो है ही हमारे पास। एम आई क्लियर? इतना अच्छे समझ में आया बच्चा ना। बच्चा देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग रियल नंबर्स में यूज़ करते थे, इंटीजर्स में यूज़ करते थे, वैसे ही हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो देखनी है। ठीक है, तो मैं हेडिंग दे देती हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वो कैसे अपन इसके अंदर कैरी ऑन कर सकते हैं। ओके,
अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है बेटा वो है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, देखो अभी इक्वलिटी है, इक्वलिटी इसका मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैंने आपको इसका जनरल फॉर्मूला बताया ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसी को लेके चल रही हूँ मैं। ओके, तो हम सपोज कर रहे हैं लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 1 1 लगा दिया। ओके, और z2 इज इक्वल्स टू a2 प्लस आयोटा b2। ओके, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इक्वलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि z1 इज इक्वल्स टू क्या हुआ z2, है ना, z1 इक्वल्स टू z2। अब z1 का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है a1 प्लस आयोटा b1, वो इक्वल है किसके a2 प्लस आयोटा b2 के। ओके, अब याद करना सेम चीज़ आपस में इक्वल होती है। सेम चीज़ मतलब कि ये जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट हुआ ना बेटा, ये और ये रियल पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a1 किसके इक्वल है a2 के। ओके, और ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट। ओके, और ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आयोटा b1 इज इक्वल्स टू आयोटा b2। ओके, तो कौन किसके इक्वल होता है वो आपको ध्यान देना है। बात समझ में आई? अब इसको आप अच्छे से समझोगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो चलो जल्दी से ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप ना चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ कि करना क्या। लाइक अब इसमें क्या होता है ना, बच्चों के दिमाग में वही था कि आखिरकार सम कैसे आएगा। ओके, सम कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल इस तरीके से है दैट इफ z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस आयोटा y and z2 is equals to x plus 3 iota are equal, find x and y। समझ में आया ना? तो if z1 is equals to 2 minus iota y and z2 is equals to x plus 3 iota are equal, ये दोनों उन्होंने बता दिया इक्वल है। ठीक है, मतलब कि ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने क्या सीखा है कि z1 और z2 इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब कि 2 माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 आयोटा y, है ना। और मैंने आपको अभी भी क्या बताया, मैंने आपको बताया कि रियल पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल होगा क्योंकि ये रियल पार्ट है। ओके, तो इसका मतलब कि यहाँ पे x वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ओके, और ये जो होगा माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू 3 आयोटा। ओके, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू बतानी है। तो आयोटा को अलग कर लो, तो ये माइनस वाई बता रहा है, तो माइनस वाई 3 आयोटा। ठीक है, तो आयोटा अलग है तो y की वैल्यू क्या हो गई, मतलब माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 3, तो विच इम्प्लाइज की y की वैल्यू क्या आ गई -3। क्लियर आया समझ में बेटा? तो बस इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू निकाल, सॉरी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 2, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, 2 है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। एक और एग्जांपल ले लूँ, एक और ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना बेटा तो एक्सरसाइज बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगी, ईजी तरीके से हो जाएगी। चलो एक और ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2, इफ़ a प्लस बी माइनस आयोटा 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2i 2 आयोटा। तो यहाँ पे हम लोगों को कहा है फाइंड a एंड b, a और b निकालो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इन्होंने इक्वल टू की साइन दी है विच इंडिकेट्स कि ये दोनों कैसे नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, दैट इज़ द इक्वल प्रॉपर्टी, है ना। तो बस इसी को लेके चलो। तो a प्लस बी माइनस आयोटा 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2i। अब मुझे बता दो कि सबसे पहले तो रियल पार्ट्स फॉलो करते हैं। तो ये रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, और ये रियल पार्ट है। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, एक मेरा आ गया रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, है ना। बोलो ना मैं यहाँ पे, ठीक है, रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, है ना, दोनों का रियल पार्ट। और उसके बाद जो आयोटा वाला है उसको हम ले लेते हैं। तो माइनस आयोटा 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2 आयोटा। ठीक है, और ये हो गया इमेजनरी पार्ट 1 इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट 2। इतना है समझ में। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग।
देखो अब हमें ए और बी के लिए निकाल लिए ना, ए है ना बी है। अच्छा अब यहाँ पे देखो तो ये अयोटा तो हटा देना, हमें तो इसको सॉल्व ही करना है, ठीक है। तो हमें तो सिर्फ अयोटा से ये पता चल रहा है कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो अयोटा हटा दिया तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, -3a + 2b = 2, ठीक है। अयोटा अयोटा चला गया। इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते, तो माइनस की वैल्यू अंदर ले लेते, तो क्या हो जाएगा -3a - -2b = 2, ठीक है। ये चीज़ आ गई। चलो अब आ जाओ 10th की यादों में, 10th पीछा नहीं छोड़ने वाला बच्चा। ओके तो अब ऐसे आपके पास दो इक्वेशन आ गई, बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग, बस वही तो चीज़ है और तो क्या ही करना है। तो चलो बाय द एलिमिनेशन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 और 2। ओके तो क्या हुआ, a + b = 5, यहाँ पे क्या है -3a - 2b = 2। किसी एक को आपको अकेला करना है, आई मीन काटना है। एक काम कर लेती हूँ, यहाँ पे b की जगह 2 है ना, और यहाँ पे b प्लस में है, तो मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। अभी आपको 10th का है तो मैं इसमें कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को आपको आता ही है। तो 2 × a 2a + 2 × b 2b = 2 × 5 10, ये हो गया -3a - 2b = 2, प्लस माइनस कैंसिल, -3a + 2a क्या हो जाएगा, -a = 12। तो a की वैल्यू क्या आ गई, -12, ठीक है। अभी a की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर लें तो b की वैल्यू मिल जाएगी। सो नाउ a + b = 5, तो -12 + b = 5, तो b = 5 + 12, ठीक है। b = 5 + 12, तो b की वैल्यू आ गई 17। ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे, समझ में आया अभी, ठीक है। आपको दिमाग में वही चीज़ होगा ना कि मैम आखिरकार सवाल कैसे पूछेंगे हमसे, तो ऐसे पूछेंगे। तो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी आपको इस तरीके से, जो मिसिंग टर्म होगा ना, लाइक ज़्यादातर मिसिंग टर्म जो होगा वो कैसे, कोई ना कोई आपको अननोन अल्फ़ाबेट होगा, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो इक्वल करके आपको बस इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को इकट्ठे करना है, एंड देन जो हमारा बेसिक मैथ्स चलता है दिमाग में, जो अभी तक हम सीखते आए हैं कैलकुलेशंस के दौरान, जो भी प्रॉपर्टीज़ लगानी होती है, बस वही चीज़ लगा के, वही मेथड लगा के आपको उसको सॉल्व करना होता है। क्लियर हुआ बेटा? चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये क्लियर हुआ ना, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की, दैट मीन्स एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको बेटा मैं एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। ओके तो जैसे कि एक मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, like if z1 = 2 + 3 iota and z2 = 3 - 2 iota, then find z1 + z2। मतलब हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करना है ना, सिंपल सी बात है। तो चलिए z1 + z2, तो z1 क्या है 2 + 3 iota और z2 क्या है 3 - 2 iota। बस आपको दिमाग में एक ही चीज़ बिठा के रखनी है अभी, और वो ये है कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, ओके, और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो पहले आप तो ये चीज़ डिसाइड कर लो कि रियल पार्ट क्या है। तो आपको अभी खैर क्लियर तो हो गया कि जहाँ पे अयोटा नहीं है वो रियल पार्ट, तो ये और ये रियल पार्ट हुआ। ओके तो इसको इकट्ठे ले लिया, 2 + 3 डन। और ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट, तो +3 iota - 2 iota। 2 + 3 क्या होगा 5, ओके, प्लस 3 - 2 क्या होगा 1, तो क्या हो गया आयोटा। तो z1 + z2 क्या आया 5 + iota। ऐसे करके प्लस करना है, दैट्स इट। क्लियर आया समझ में? ठीक है। तो आपको इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ करना है और रियल पार्ट के साथ करना है, दैट्स इट। ये देखो बचपन में अपन ये चीज़ करते आए थे, मैं कोई नई चीज़ नहीं सिखा रही। आज अगर आपके पास, ठीक है, आज अगर आपके पास इस तरीके से नंबर होता था 5 + 2√2 + 7 + 3√2, ऐसे नंबर्स हम करते थे पता है 9th में। तो हम क्या कर लेते थे, रैशनल प्लस कर लेते थे, तो 5 + 7 12 लिख देते थे, और इरेशनल नंबर के साथ प्लस करते थे, है ना। तो 2 + 3 5√2 ऐसे लिखते थे ना। तो वही तो चीज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रैशनल लेते थे, यहाँ पे हम रियल ले रहे हैं, ठीक है। तो रियल पोर्शन के साथ प्लस होगा और कॉम्प्लेक्स पोर्शन के साथ प्लस होगा, इतना ही है, ठीक है।
ओके, चलो अब करते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें भी एग्जाम्पल ले लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, आपको समझा पाऊँगी एग्जाम्पल के थ्रू। इफ़ z1 इज इक्वल्स टू -2 + 3 iota and z2 is equals to 4 + 5 iota, then find z1 minus z2। ठीक है, तो बस ठीक है, z1 minus z2, z1 क्या है -2 + 3 iota, बीच में माइनस की साइन है लगाओगे, फिर z2 क्या है 4 + 5 iota। ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -2 + 3 iota, ये माइनस आएगा तो -4 हो गया, माइनस प्लस माइनस 5 iota, है ना। देखो अभी तो बेसिक कैलकुलेशन है ना, और अभी हमने क्या बोला, रियल पार्ट के साथ चला जाएगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट के साथ, सॉरी इमेजनरी पार्ट के साथ चला जाएगा। अब इसको और इसको लो तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 4 6, ग्रेटर नंबर 4 है उसकी साइन माइनस है, लग गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो +3 और -5, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 5 में से 3 गया 2 iota, और 5 के आगे के नंबर माइनस है तो माइनस, आ गया हमारा z1 माइनस z2। डन, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एग्जाम्पल ले लूँ इसके अंदर भी तो समझा पाऊंगे अच्छे से। इफ z इज इक्वल्स टू 3 + 2 iota and z1, okay, and z2 equals to 2 - 3 iota, find z1 into z2। ठीक है, ओके, चलो, सो z1 into z2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, नहीं तो आप सिंपल आप z1 z2 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो z1 z2 बिना कोई ब्रैकेट लगाए हुए, तो कोई दिक्कत नहीं है। z1 into z2 लिखना ऐसे गलत नहीं है, बट क्या अभी हम लोग 11th में आ गए ना बेटा, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम इस कई बार ना इस वाली साइन को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। तो क्या हो जाता है ना कि कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस बेटर ना तो ब्रैकेट लगा दो या तो आप इस तरीके से लिखो, मल्टीप्लाई की साइन ना लिखो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए, तो z1 z2 3 + 2 iota मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 iota। ओके, अब बेसिक मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर ले लो और इसको दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में लिख दो। ठीक है, सिंपल। फिर सेकंड नंबर ले लो साइन के साथ, और उसके साथ भी जो नेक्स्ट नंबर है, जो नेक्स्ट ब्रैकेट है, उसको मल्टीप्लाई में लिख दो। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 2 = 6 -3 × 3 = 9। ओके, 2 × 2 = 4 iota, प्लस माइनस माइनस 2 × 3 = 6, iota इंटू iota क्या हो जाएगा, iota स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे x होता तो x इंटू एक्स क्या लिखते हैं, x² लिखते हैं ना, तो iota इंटू iota क्या हो जाएगा, iota स्क्वायर। ठीक है, 6। अब देखो रियल पार्ट वाला कोई नंबर तो है नहीं यहाँ पे, तो सिंपल ही है। ओके, कॉम्प्लेक्स पार्ट वाला जो नंबर है, इमेजनरी पार्ट वाला, ये यहाँ पे 2 बार iota है, तो इसमें देख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 4 गया 5, 9 ग्रेटर नंबर है तो इसके लिए साइन माइनस की, तो -5 iota -6 iota स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों दिमाग में आएगा ये iota स्क्वायर का क्या करना है। देखो फिर से एक बेसिक चीज़ समझो आप, उलर जी ने क्या बताया कि जो रूट में -1 होगा उसकी जगह पर अपन क्या लिखेंगे, iota लिखेंगे। हाँ ठीक है, अगर मुझे iota का स्क्वायर करना हो तो बट ओबियसली मुझे रूट का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ, अब हम लोगों को 9th का मैथ्स है, ठीक है, कि किसी भी नंबर, किसी भी स्क्वायर रूट का आप जब स्क्वायर करते हो तो वो स्क्वायर रूट चला जाता है, हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, iota स्क्वायर, दैट मीन्स कि iota स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगी, iota स्क्वायर की जगह मैं क्या लगा दूँगी, -1। ठीक है, तो 6 - 5 iota माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। ठीक है, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12।
तो 12 माइनस 5 आयोटा, ये आ गया Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई। ये समझ में आया बेटा? फिर से समझाऊँ? देखो सिंपल सी बात है, हम लोगों को इतना पता है कि -1 का रूट जो है वो आयोटा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मुझे आयोटा स्क्वायर करना है, मतलब क्या हो गया कि मुझे इसको स्क्वायर करना है, तो जो भी मेरा मैथ्स में राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा वो चीज़ मेरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी जाएगा, तो इसका भी मैंने स्क्वायर कर देना है। ओके, अब इसका स्क्वायर कर दो तो आपको पता है कि रूट को हम लोग 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। रूट को हम लोग 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं और उसके ऊपर पावर क्या है 2। अब पावर ऑफ पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, चलो और थोड़ा डिटेल में ले लेती हूँ। तो -1 पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो रूट 1/2 इंटू 2 दैट इज़ आयोटा स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया, तो -1 का पावर 1 -1, तो -1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1, तो जब भी आयोटा स्क्वायर दिखे आपको -1 लिख देना है उसकी जगह पे, दैट्स इट, क्लियर। बस ये चीज़ है। ओके चलो अब चलते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज डिवीजन। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो बच्चों इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से इफ Z1 इज इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा, देन फाइंड Z1 अपॉन Z2। मतलब डिवाइड हुआ ना, ठीक है, तो डिवाइड हमें निकालना है। ओके लेट्स स्टार्ट। देखो Z1 अपॉन Z2 मतलब कि 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा। ओके अब यहाँ पे एक रूल आता है बेटा, और रूल ये है कि अपॉन में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए। पता है 9th में हम लोगों ने कुछ सम्स किए थे, जैसे कि आता था कि जैसे 5 अपॉन √7, तो हमें बताया था कि रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो जैसे कि 5 अपॉन 7 रूट प्लस 2, चलो एक सा क्वेश्चन था, तो आपको हमेशा बोला गया था कि भैया इसको हम ना नीचे नहीं रख सकते हैं, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। याद आया? ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे 5 में √7 + 2, तो हम ना साइन चेंज कर लेते थे, तो √7 - 2 और √7 - 2, याद आया? ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते, नीचे वाला नंबर को ही ऊपर और नीचे लिख देते थे मल्टीप्लाई डिवाइड में, बट उसकी साइन जो थी वो बदल देते थे, है ना। तो बस जो चीज़ हम वहाँ करते थे ना वही चीज़ यहाँ पे करनी है। यहाँ पे इसको भी क्या करना है, रैशनलाइज ही करना है, इसको हम रैशनलाइजिंग ही बोलेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें आयोटा नीचे की तरफ नहीं चाहिए, तो उसको हटाने की भरपूर कोशिश करेंगे, और वो कोशिश करने के लिए हम क्या कहेंगे, इसको रैशनलाइजिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई। अब ये जो अपॉन वाला नंबर है वो ऊपर लिख दिया, साइन चेंज कर देंगे, प्लस की जगह क्या लिख देंगे -2 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर इकट्ठे डिनोमिनेटर इकट्ठे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो 2 + 3 आयोटा 1 - 2 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा। ठीक है, इतना क्लियर है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई करना हमने अभी भी सीखा ना यहाँ पर, ठीक है, हमने देखा कि कैसे मल्टीप्लाई करना होता है हम लोगों को। तो एक नंबर ले रहे हैं और पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है हम लोगों को। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिया और 2 को दूसरे पूरा ब्रैकेट उसके साथ लिख दिया हम लोगों ने, प्लस 3 आयोटा 1 - 2 आयोटा। ओके, इतना तो क्लियर है, इतना कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, अब ना देखो, आप ना PCM वाले बच्चे हो, तो आपको मैथ्स तो स्टैंडर्ड था, इसके लिए आपको ये चीज़ आती होगी कि ये हो गया A, ये हो गया प्लस, ये है B, ये है A, ये माइनस और ये B। तो चलो कोई फॉर्मूला दिमाग में आ रही है, सोचो सोचो। यस एग्जैक्टली, A + B, A - B इज इक्वल्स टू वॉट, A² - B²। देखो यहाँ पर भी हम लोग वही लगा देते, 9th स्टैंडर्ड में वही चीज़ लगाते थे हम लोग, है ना। तो वही है A² - B²। तो A की जगह पर 1² माइनस B की जगह पर 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिया और तो कुछ नहीं किया। चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 1 = 2 माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा प्लस 3 × 1 = 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 × 2 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 - 1 का स्क्वायर 1 ना। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो शाबाश। अब आपको हमने अभी बताया, अभी पूरा चीज़ बताया और मैंने कहा कि आयोटा का जो स्क्वायर है उसका आंसर क्या आता है -1, है ना। आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो बस वो लगा दो -1। सो क्या कर लेंगे 2, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम है ना आयोटा का, तो माइनस प्लस माइनस 4 - 3 1 आयोटा -6 और ये आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 अपॉन 1 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, ठीक है। चलो 2 माइनस, देखो 1 आयोटा लिखो या माइनस सिर्फ आयोटा लिखो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये 2 और 6 ऐड हो जाएगा, तो 6 + 2 क्या हो जाएगा 8 माइनस आयोटा अपॉन में क्या आया 5, ओके। अब यहाँ पे आपको स्टॉप नहीं करना आंसर को। द रीज़न इज़ दैट कि अपॉन में 5 है ना, तो देखो ये अपन रियल पार्ट बोलते हैं, ये अपन इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। 5 कौन से पार्ट में लोगे, तो इसके लिए हम 5 को दोनों के साथ स्प्लिट कर देंगे, तो 8/5 माइनस आयोटा अपॉन 5, तो ये हो गया हमारा इमेजनरी रियल पार्ट और ये हो गया हमारा इमेजनरी पार्ट। तो कभी भी अपॉन में इस तरीके से छोड़ के मत आना, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को अलग करके आप फाइनल आंसर इस तरीके से प्रेजेंट करोगे डिवीजन के दौरान। क्लियर बेटा, इजी था, समझ में आ गया, ओके। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। बच्चों की नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, ठीक है। तो एक नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं उसमें क्या प्लस करूँगी कि मुझे सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिले, ओके। अब देखो बचपन में ये अपन चीज़ करते आते थे, जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ कि 2 है, ओके 2 है, तो उसमें क्या प्लस करोगे कि आपको 2 मिले, तो ये 8th में आपके पास होता था, तो आप कहते थे कि 0 प्लस कर लेंगे तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। -5 है, तो क्या प्लस करोगे, ठीक है, क्या प्लस करोगे कि आपको -5 मिले, ठीक है। क्या प्लस करोगे कि आपको -5 मिले, तो आप क्या बोलते थे 0 प्लस कर लेंगे, तो 0 जब प्लस करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है ना, बात तो यही है। अब क्या यही चीज़ इसके अंदर पॉसिबल है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैं ले लेती हूँ z = 2 + 3 आयोटा, ठीक है। मैंने एक नंबर ये ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब इसमें मुझे क्या प्लस करना होगा कि मुझे सिंपल फिर से z मिले, ओके। तो समझो कि ये मैं z1 ले लेती हूँ और एक z2 ले लेती हूँ। अब देखो मुझे 2 में, जैसे 2 में हमने 0 प्लस किया तो हमें क्या मिला 2 मिला, तो इस 2 में 0 प्लस करूँ तो मुझे 2 मिलेगा ना, तो यहाँ पे मैं 0 ले लूँ, प्लस यहाँ पर 3 आयोटा अगेन, तो 3 मुझे नंबर चेंज नहीं चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या लिखती हूँ मैं 0 आयोटा, ओके। तो देखो जैसे अपन सिंपल एडिशन करते आए थे अभी तक ना, पीछे अपन ने देखा प्रॉपर्टी, तो z1 + z2 = 2 + 3 आयोटा प्लस 0 + 0 आयोटा, ओके। तो 2 और 0 को प्लस कर दूँ मैं, प्लस 3 आयोटा प्लस 0 आयोटा प्लस कर दूँ, तो 2 + 0 2, 3 + 0 3 आयोटा का आयोटा, ओके। तो मुझे आंसर क्या मिला, सेम वही मिला जो मेरा z1 था, वही मुझे आंसर मिला, ओके। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी बरकरार रखनी है तो उसमें क्या नंबर ऐड करना होगा, तो उसमें हमें नंबर ऐड करना होगा 0 + 0 आयोटा। वैसे देखो नॉर्मल इंटीजर्स पे अपन 0 लिख देते थे ना, थोड़ा सा रिलेट करना सीखो ना। आपने ये सब चीज़ें 8 9 में किया ही है, बस हम लोग जो सिंपल नंबर्स यूज़ करते थे, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, अभी वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग लिखते थे 0 इज़ द, हम उसमें ऐसा लिखते थे 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। एडिटिव आइडेंटिटी हम नॉर्मल नंबर के लिए लिखते थे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर 0 + 0 आयोटा is the additive identity of any complex number, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसके अंदर ही है उसका एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, एडिटिव इनवर्स, ओके।
अब देखो पहले इन्वर्स वाली चीज़ें आप याद कर लो दिमाग में, जो हमने बचपन में किया था उसको रिकॉल करवाऊंगी तो फिर ये थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा कंपेयर करने में कि हम कर क्या रहे हैं। तो देखो जैसे कि होता था कि 3 है, ठीक है, इसमें क्या प्लस करेंगे हम लोग कि आंसर हमें 0 मिले, ठीक है ना। 3 में क्या प्लस करोगे आंसर 0 मिले, तो आप बोलोगे -3, क्योंकि सीधी बात है 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या किया कि आपने 3 में क्या प्लस किया उसका ही उल्टा नंबर प्लस किया, है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे -5 होता तो मैं आपसे कहती कि -5 में क्या प्लस करोगे कि आंसर 0 मिले, तो आप बोलोगे मैम 5 ऐड कर लेंगे, -5 + 5 आंसर क्या आया 0। ओके, तो एडिटिव का मतलब क्या होता है, क्या ऐड करना है। ओके, तो क्या ऐड करना है, तो किसको क्या ऐड करना है, इन्वर्स। मतलब कि अगर आपको नंबर प्लस में दिया है तो उसका साइन चेंज करके कर लोगे, अगर नंबर माइनस में दिया है तो उसका साइन चेंज करके कर लोगे, तो अपन को आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि z में हम क्या प्लस करेंगे कि हमें आंसर 0 मिले। तो वही सपोज़ कर लेते हैं, इसी को ही मैं ले लेती हूँ यहाँ पर। तो मैं सपोज़ कर लेती हूँ कि z1 जो है वो 2 + 3 आयोटा, और z2 अब क्या मैंने क्या बोला, इन्वर्स ले लो, है ना, प्लस का माइनस कर लेना, माइनस का प्लस कर लेना। तो यहाँ पे 2 जो है वो प्लस में है तो मैंने -2 लिख देना है, यहाँ +3 है तो -3 आयोटा लिख देना है, ठीक है। अब बेसिक अपन लेके चलते हैं z1 + z2। मैं आपको यहाँ पे कम सॉल्यूशन करवा रही हूँ कि कैसे आया, तो आप क्लियर हो जाओ उसको लेकर। तो 2 + 3 आयोटा प्लस -2 - 3 आयोटा, ओके, 2 + 3 आयोटा प्लस -2 प्लस -3 आयोटा। ओके, तो अब देखो 2 - 2, ओके, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, प्लस 3 आयोटा -3 आयोटा क्या हो जाएगा -0 आयोटा। ओके, दैट मीन्स कि 0 वैल्यू मिल गई, है ना, 0 वैल्यू मिल गई। तो हमने क्या किया, हमने जो भी हमें नंबर था उसका हम लोगों ने क्या किया, उल्टा लिख दिया, ठीक है। जो भी हमें नंबर था उसका हमने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। तो जब आप साइन चेंज कर लेते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ओके, सेम हमारे पास आएगा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो बच्चों अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो क्या है कि z के अंदर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कि आपको आंसर सेम मिले, है ना। आइडेंटिटी का मतलब ही ऐसा है कि अपने को आंसर वही मिले, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वही चीज़ मिले। अब अगेन आप यहाँ पे बचपन वाली बातें समझ लो। तो हम लोग क्या करते थे 3, ओके, अब 3 के अंदर हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करते थे कि हमें आंसर 3 मिले, बताओ। अब लोग मैम 1, 3 × 1 = 3, ठीक है। जैसे -2 होगा तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, आपको यहाँ पे -2 मिलेगा, तो 1 मल्टीप्लाई किया, है ना, 1 की टेबल से ही तो होता था। तो अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है वो देखना है हम लोगों को। तो अगेन मैं यहाँ पे एक ले लेती हूँ 2 + 3 आयोटा, वही वाली चीज़ लेके चलते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं ले लेती हूँ नंबर 1 + 0 आयोटा, ठीक है। ये क्यों और कैसे लिया, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो z1 और z2 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 0 आयोटा, है ना, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो हमने सीखा इसके पहले वाले प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 0 0 आयोटा, ओके, 3 × 1 = 3 प्लस 3 × 0 0 आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया 2, 0 आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 0, ओके। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, सो 2 + 3 आयोटा प्लस माइनस -1 माइनस 0 × 1 0, ठीक है। तो 2 - 0 क्या होगा 2 ही होगा ना, तो 2 + 3 आयोटा आ गया। तो मतलब कि जो हमारा नंबर था वही सेम नंबर हमें मिल गया। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 0 आयोटा इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। ओके, देखो यहाँ पे अगर मैं 1 लिखती तो फिर
वैल्यू आगे एक्सपांड हो जाती है, आई स्क्वायर की वैल्यू आती है तो सेम नंबर आता नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने जो रियल पार्ट है वहाँ पे 1 लिखा है, जो इमेजिनरी पार्ट है वहाँ पे 0 आयोटा कर लिया। तो जैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आयोटा वाला पोर्शन जो होगा, आयोटा स्क्वायर जो है वो निकल जाएगा। अगर ये नहीं करोगे तो आयोटा वाला कोई ना कोई स्क्वायर जो है वो रहेगा, प्लस यहाँ पर भी आयोटा की वैल्यू कोई ना कोई आएगी, तो ठीक है प्लस करके तो मेरे को नया नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आई ना। तो इसके लिए हम लोग इमेजिनरी पोर्शन में जो नंबर है वहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो याद कर लेना 1 + 0 आयोटा इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब सिमिलरली अपन करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या करेंगे, इन्वर्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो अगेन जैसे हमारे पास एक नंबर हो 3, ठीक है, उसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको यहाँ पे 1 मिले, तो आप क्या बोलोगे, मैम इसका रेसिप्रोकल कर लो, 1/3, 3 1 3 कट गया। ओके, इसका मतलब ये है, देखो अगर आप बात को समझो ना तो आप पॉइंट समझ सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे नंबर प्लस में था तो हमने क्या लिखा माइनस, तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला तालमेल चल रहा है ना, नंबर माइनस में तो क्या कर रहे हैं प्लस, ठीक है। तो मतलब कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे उल्टा, ठीक है। ये नंबर अगर नॉर्मल है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड में लेके आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे डिवीजन वाला। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। तो उस नंबर को अपन ने क्या लिख दिया, डिवीजन में लिख दिया, ठीक है। यही बात हुई। तो अगेन यहाँ पे मैं वही बोलूँगी कि हम इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करें कि मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए बेटा, 1। तो 1/z। ओके, तो देखो z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा z1, ओके, और z2। अब z2 में क्या ले लूँ, तो z2 में लूँगी 2 + 3 आयोटा, सेम नंबर, मतलब उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल कर लिया। तो z1 × z2 मल्टीप्लाई करना है ना, इसलिए z1 × z2, 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा, ठीक है। दोनों सेम है, कट गए, आंसर क्या आया बेटा, 1 आ गया। आई बात समझ में। तो जब भी इन्वर्स हो तो जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो ना उसका रेसिप्रोकल कर देना, बात खत्म हो गई, तो आपको आंसर मिल जाएगा। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट बेटा ये 8th प्रॉपर्टी, अभी 9th है, पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। देखो अभी थोड़ा सीरीज से समझते जाना। जैसे हमने कहा आयोटा की वैल्यू होती है -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर हमने किया था तो -1 का रूट का स्क्वायर कर लिया था, तो आंसर क्या आया, -1, है ना। अब अगर आयोटा क्यूब करूँ मैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, देखो आयोटा क्यूब मतलब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली जैसे देखो अगर मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे कि 2⁵ है तो हम इसको 2⁵ और 2⁵2 लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई में। बेसिक नहीं था दैट इफ़ द बेस आर इक्वल, लाइक इफ़ द बेस आर सेम एंड मल्टीप्लाई द पावर गेट्स प्लस, है ना। ये बेसिक लॉ था ना, लॉ ऑफ इंडाइसिस। ओके, तो जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में होता है तो पावर्स प्लस हो जाते हैं, बात आई समझ में। तो वही चीज़ किया मैंने, इसको स्प्लिट कर लिया, तो बेस को ले लिया, पावर्स को इस तरीके से अलग अलग कर लिया, ठीक है। 2 और 3, 1 और 4 जो लेना ले सकते हो, आप उसको स्प्लिट तो कर ही सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे मैंने कर ली, ठीक है, ये भी सेम ही चीज़ है। तो क्या आया यहाँ पे, आयोटा 3, मतलब आयोटा क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, और आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 रूट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब जो है वो मुझे किस तरीके से मिला, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, छोड़ दो इसको रहने दो, ठीक है। ओके, इसको यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को मैं -1 लिख दूँ और यहाँ पे आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा। तो याद करना आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, जैसे आयोटा⁴, तो इसको आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं 2 बार। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, और दूसरा आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1, ठीक है। तो इसका मतलब कि आयोटा⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा +1 होगी। ओके, इस तरीके से आप कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो बेटा, कोई भी। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ आयोटा 100, आयोटा पावर 100, तो अब देखो इसको है ना, हमें वैल्यू तो हमें एक्चुअली पता किसकी है, आयोटा स्क्वायर की अच्छे से पता है, -1 की वैल्यू आती है। तो मैं ना इसको कैसे लिख दूँगी, आयोटा स्क्वायर पहले यहाँ पर लिख दूँगी। अब आप सोचो कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि हमें 100 मिले पावर में, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 50 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 50, लाइक 250 = 100 हो गया ना। ओके,
तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा -1, तो ये आया -1 रेज़ टू 50। अब आपको अगेन फिर से अपन चलते हैं हमारी बचपन वाली यादों में। उसके अंदर क्या होता था बेटा, जैसे कि -1 का पावर 2 आता था तो इसको हम क्या लिखते थे, -1 इंटू -1 तो +1 हो जाता था, है ना। अगर -1 का पावर क्यूब आता था तो -1 इंटू -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -1। तो यहाँ से अपन एक चीज़ समझ चुकते हैं कि -1 का अगर पावर इवन है तो आंसर हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, और अगर -1 का पावर ऑड है तो आंसर हमारा नेगेटिव में होगा। ये सिंपल रूल है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे 50 इज़ व्हाट, इवन नंबर। 50 क्या है, इवन नंबर है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, सिंपल 1 आया। तो आयोटा 100 का आंसर क्या आया, 1। बात समझ में आई। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। लेट्स से आयोटा 35, ठीक है। अब आयोटा 35 कैसे लिखेंगे, ये तो 2 की टेबल में आता ही नहीं है। ये तो 100 तो आ गया, तो हमने 2 का लिखा था, ये तो आता ही नहीं है, ठीक है, नहीं आता है। अगर मुझे इसको इवन में कन्वर्ट करना हो, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, अगर इसको इवन में कन्वर्ट करना हो तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा 34 इंटू आयोटा लिख सकते हैं ना, है ना। अभी भी मैंने समझाया ना यहाँ पर, जैसे आयोटा क्यूब था तो उसको कैसे लिखा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखा ना, ठीक है। तो आयोटा ये जो पावर ऑड है तो उसको हमने इवन एंड द आयोटा सिंपल लिख दिया, ओके। तो यहाँ पर भी इवन इंटू आयोटा। अब ये आयोटा को मैं अगेन स्प्लिट करूँगी 2 के, पहले 2 ले लिया। अब 34 कब आता है बेटा, 17 में, तो 17 2 ज़ा 34 इंटू आयोटा, ओके। तो अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू 7 इंटू आयोटा। अभी आयोटा लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, ओके। तो अब देखो -1 का पावर 17 है, 17 इज़ व्हाट, ऑड नंबर, तो माइनस की वैल्यू तो रहेगी, तो -1 इंटू आयोटा, तो आंसर क्या आया, माइनस आयोटा, ओके। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक और करते हैं, आपको ईजी रहे, समझना ज़रूरी है। समझो आयोटा इंटू -7 कर लेते हैं हम लोग, ठीक। अब अगेन बेसिक रूल देखो, अगर 2 के पावर में -5 होता था तो हम लोग क्या कर लेते थे बेटा, रेसिप्रोकल कर लेते थे, तो पावर पॉजिटिव हो जाता था, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बट प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि अपॉन में कभी भी आयोटा नहीं रहता है, डिवीजन के फॉर्म में मैंने बताया था ना, अपॉन में कभी भी आयोटा नहीं होता है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, रैशनलाइजिंग कर रहे थे, बस वही चीज़ कर लेते हैं। तो 1 अपॉन आयोटा 7 इंटू क्या हो जाएगा, आयोटा 7 अपॉन आयोटा 7, ठीक है। क्लियर हुआ ये इतना, ओके। तो अब आप देखो यहाँ पर ये 1 इंटू आयोटा 7 अपॉन आयोटा 7 इंटू आयोटा 7, 1 इंटू आयोटा 7 इज आयोटा 7, मतलब आयोटा पावर 7, ओके। अब देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो 7 + 7, तो आयोटा 7 अपॉन आयोटा 14, ठीक है, ओके। अब देखो अभी आयोटा 7 जो है वो फिर से हुआ ऑड नंबर, तो इसको इवन इंटू आयोटा लिख सकते हैं। तो इवन क्या हुआ, 6 इंटू आयोटा, और नीचे वाला तो इवन नंबर ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये 6 को मैं आयोटा स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई करूँ, 3 करूँ तो 6 आ जाएगा, इंटू आयोटा अपॉन यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या मल्टीप्लाई करूँ, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, क्लियर, ओके। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है भैया, -1 होता है, तो -1 का क्यूब इंटू आयोटा अपॉन -1 रेज़ टू 7, ओके। अब -1 का क्यूब इज़ द ऑड नंबर, तो आंसर क्या आया, -1 इंटू आयोटा, -1 पावर 7 इज़ अ ऑड नंबर, फिर से आंसर क्या आया, -1 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया, आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। पावर क्लियर हुई ना बेटा कि पावर ऑफ आयोटा किस तरीके से, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। आई स्क्वायर थोड़ा याद कर लेना, तो बस उसके बाद आपको सारे के सारे नंबर्स ऐसे, मतलब कोई भी आपको नंबर आप इजीली उसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। 10th प्रॉपर्टी बेटा, स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो अगर नेगेटिव रियल नंबर्स हैं तो उनके स्क्वायर रूट करने हो तो कैसे करेंगे, देखो अभी ज़्यादा इतना है नहीं इसके अंदर, जो भी तक करते हैं वही प्रॉपर्टीज़ लगानी है। जैसे कि देखो
√3 आयोटा का स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा। √3 का स्क्वायर इज़ 3, ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो आंसर क्या आया, -3, ठीक है, सिंपल। अब ये तो पॉजिटिव रियल नंबर था, ठीक है। तो अब अगर हमें इसका नेगेटिव रियल नंबर का रूट करना है, तो अगर मुझे ऐसे लिखना है तो क्या करूँगी, उसका स्क्वायर कर दूँगी फिर से मैं, तो क्या हो जाएगा, -3 रूट का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। मैं इसको -3 को -1 इंटू 3 लिख सकती हूँ ऐसे, है ना। ये हम लोगों ने आगे देखा था, बस तरीका बता रही हूँ कैसे करना है। तो -1 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने -3 को -1 इंटू 3 होल रूट लिख दिया, फिर अपन ने रूट को अलग अलग कर लिया। ओके, नाउ -1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, इंटू √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, इंटू आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 इंटू -1 +1, तो आंसर क्या आया, 3। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर आएगा तो आपको इस तरीके से कोई भी नेगेटिव रूट का अगर आप वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ की बेटा। अब यहाँ पे ना आइडेंटिटीज़ में मैं आपको अलजबरा और वो दोनों लिखवाती जाऊँगी, क्योंकि अलजबरा आपको याद है और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही चीज़ आती है, ठीक है। तो देखते जाइएगा, जैसे हम लोगों ने बचपन में किया था, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b², है ना। अब यहाँ पर a की जगह हम z1 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं z2, तो z1 + z2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, z1², मतलब a की जगह z1 सपोज कर लो, 2 इंटू z1 z2 + z2², ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है। जैसे दूसरी हम बात करते हैं a - b होल स्क्वायर, तो क्या है, a² - 2ab + b², ठीक है। तो क्या हो जाएगा, z1 - z2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1² - 2 z1 इंटू z2 + z2 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। बस यही चीज़ें करती जाने हम लोगों को। ओके, फिर थर्ड में ले लेती हूँ, यहाँ पे आ जाइए। जैसे थर्ड मैंने ले लिया यहाँ पे a + b होल क्यूब, तो क्या फॉर्मूला था, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है। बस वही चीज़ कर लेनी है यहाँ पर, z1 + z2 होल क्यूब, तो क्या करना है, z1³ + 3z1² इंटू z2 + 3z1 z2 का स्क्वायर + z2 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट इसी का ही, अब प्लस है तो सेम चीज़ माइनस में भी रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो a - b होल क्यूब दैट इज़ a³ - 3a² b + 3ab² - b³, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, z1 - z2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू z1³ - 3z1² इंटू z2 + 3z1 इंटू z2² - z2 का क्यूब, ठीक है। फिर फॉर्मूला हमारे पास है जैसे कि a + b a - b इज इक्वल्स टू a² - b², ठीक है। तो क्या हो जाएगा, z1 + z2 मल्टीप्लाई बाय z1 - z2 इज इक्वल्स टू z1² - z2², ठीक है। ये हम लोगों ने हालांकि पहले यूज़ कर भी ली थी जब हम ये रैशनलाइज कर रहे थे ना। अच्छा, रैशनलाइज को हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है, याद कर लेना। आपके बुक में कॉन्जुगेट वर्ड जो है वो दिया होगा, कॉन्जूरिंग नहीं, कॉन्जुगेट, ओके। ना बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 12th प्रॉपर्टी, दैट इज मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। चलिए अब मॉड्यूलस क्या होता है, देखो सबसे पहले हम ना देख लेते हैं जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, z इज इक्वल्स टू a + iota v
ठीक है। अब इसे मॉड्यूलस क्या होगा, तो मॉड्यूलस का मतलब ये होता है, अब आपको पता है वो एब्सोल्यूट नहीं लगाते अपन डंडी लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, उसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। तो यहाँ डंडी लगा दी। अब जब डंडी लगा दी ना तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, इसके फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि जो इसके नंबरिंग पार्ट्स है ना, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देने का। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे ही नंबरिंग यहाँ पे कोई नंबर होता है तो उसका स्क्वायर कर दिया, आयोटा को छोड़ के यहाँ पे बी पोर्शन जो है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, उसका हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, दैट्स इट। ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ। ओके, अब से कहा जाए कि 3 + 2 आयोटा है, ठीक है, z = 3 आयोटा, फाइंड z मोड। तो क्या हो जाएगा, तो मॉड्यूलस a² + b² फॉर्मूला लिख दूंगी मैं, ठीक है। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो a + b आयोटा है, तो a की जगह पर 3, b की जगह पर 2, इसमें आयोटा नहीं लिखते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 + 4, 9 + 4 क्या हो जाएगा 13, तो आंसर क्या आया 13। क्लियर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट की। हालांकि मैंने अभी आपको बताया कॉन्जुगेट जो हम रैशनल वर्ड यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ नथिंग बट द कॉन्जुगेट। ना बच्चों, नेक्स्ट इज द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉन्जुगेट मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल। अगर हम लोग z लिखते हैं a - b आयोटा, ठीक है, कॉन्जुगेट को हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं बाहर से। ओके, तो जो भी साइन है उसकी उल्टी हो जाएगी। चलो, ये अपनी जनरल फॉर्म ये होता है ना a + b आयोटा, वो ले लेते हैं। तो जनरल फॉर्म जो होता है वो a + b आयोटा होता है, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a - b आयोटा, ठीक है, सिंपल। तो जो भी साइन होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी, उसको हम कॉन्जुगेट बोलेंगे। इतना ही करना है आपको। पॉइंट समझ में आई, क्लियर हुआ? ओके, नाउ अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, उसके लिए ध्यान दो यहाँ पर। जैसे कि z है हमारे पास a + b आयोटा, ओके, तो 1/z क्या हो जाएगा, इसको हम z इनवर्स बोलेंगे। ओके, z इनवर्स 1/z, दैट इज़ 1/a + b आयोटा। ओके, इसको हम लोग रैशनलाइज कर लें जैसे हमने पहले किया था। तो 1/a + b आयोटा मल्टीप्लाई बाय a - b आयोटा अपॉन a - b आयोटा, ठीक है। ओके, तो 1 × a - b आयोटा, तो ये a - b आयोटा आ गया। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हम लोगों को देखो ये a + b और a - b इस तरीके से है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मॉड्यूलस। ओके, तो मॉड्यूलस क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा a² + b², क्या देखा हम लोगों ने, a² + b²। सो क्या हो गया यहाँ पर a - b आयोटा, a² + b² को हम मोड लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे हमने मोड लिख दिया, ठीक है, मोड। और यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो a - b है, ये z इनवर्स है, ठीक है। तो देखना ये a - b आयोटा क्या है, z है। इसका मतलब क्या हो गया कि z इनवर्स इज इक्वल्स टू ये z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड्यूलस का स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लिखेंगे, देखो मॉड्यूलस क्या होता है, a² + b² का अंडर रूट, है ना। अब यहाँ पे रूट तो है नहीं, तो ये रूट यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये रूट यहाँ पे आएगा, तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो a² + b²। तो इसके लिए a² + b² के में क्या लिखा हम लोगों ने, z का स्क्वायर, तो मतलब z मॉडल का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। ओके, तो अब इसको मैं 1/z लिखूँ, तो 1/z = z कॉन्जुगेट मोड ऑफ z²। ओके, इसको अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, इसको मैं यहाँ पे ले लूँ, इसको मैं यहाँ पे ले लूँ, तो क्या हो जाएगा, z mod स्क्वायर इज़ नथिंग बट z × z कॉन्जुगेट, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला आपको याद करनी है। याद तो मतलब क्या ही करना है, इसका अपन यूज़ कर लेंगे जब भी हमारे पास कॉन्जुगेट हो या क्या हो, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग इस तरीके से, ठीक है। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा समझा दूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। देखो z = a + b आयोटा है ना, तो हमने क्या किया, मैंने इसका रेसिप्रोकल कर लिया, ठीक है। तो 1/z = 1/a + b आयोटा। अब आयोटा तो नीचे होता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन। तो इसके लिए साइन चेंज कर दी और रैशनलाइजेशन कर लिया। ओके, रैशनलाइजेशन कर लिया तो क्या आया, a - b आयोटा अपॉन, अब ये a + b है और a - b है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, ये a + b है और a - b है। तो देखो a + b आयोटा
और a माइनस बी आयोटा, तो क्या करेंगे a इंटू ए स्क्वायर, वही चीज़ होगी, ठीक है, माइनस ये वाली फॉर्मूला होगी ना, z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2, अभी आइडेंटिटी दिखी थी, विच इज़ नथिंग बट z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, वही दिखा था हम लोगों ने, ठीक है, माइनस माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। बात समझ में आई, क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अभी हमने अभी भी देखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, मोड लिखेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ये रहा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में क्या लिखते हैं, मोड जेड, तो ये रूट हटा दो तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो इसके लिए क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। अब बात समझ में आई, अब क्लियर हुआ कैसे हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने मोड स्क्वायर लिख दिया, और ये माइनस साइन हो गया, मैंने आपको भी बताया जब साइन चेंज हो जाएगी तो कॉन्जुगेट कहेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट आ गया। तो इस सब को अपन जनरलाइज कर लेते, तो जेड इनवर्स इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट जेड अपॉन जेड मोड्स का स्क्वायर, इसको यहाँ पे ले लिया, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमारे पास आइडेंटिटीज़ आती हैं जिसको हमें यूज़ करना होगा, तो ये मोड और कॉन्जुगेट की मिलाकर आइडेंटिटी है ना। बेटा हमारे पास आएंगे कुछ रूल्स, ओके, रूल्स ऑफ मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे पहला रूल आएगा इसके अंदर, z1 और z2 अगर दो हैं मोड में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अलग अलग मोड में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास रहेगा, अगर दोनों डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में थे मोड में, अगर डिवाइड में है तो इन दोनों के डिवीजन को हम अलग अलग मोड में ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड की बात कर लेते हैं, अगर आपके पास z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट है, ओके, दो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई में एक तरफ है, तो हम इन दोनों के कॉन्जुगेट को अलग अलग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अगर z1 प्लस माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट है, तो क्या हो जाएगा, z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। और एक हमारे पास आएगा, अगर z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेटेड और डिवाइड में है, ठीक है, और डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, याद कर लेना, z2 कभी भी 0 नहीं होगा, ये कंडीशन, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं। अब देखो, ये सब अभी एग्जाम्पल दूंगी तो कन्फ्यूजन राइज होगा। अब ना हम क्या करेंगे, इन सबको हम लोग जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज है, उसके थ्रू पूरे के पूरे रूल्स को हम लोग अप्लाई करते करते सीखते जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म कर लिया हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन। आई होप आपने देखा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको डिटेल में सब समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसको साथ साथ में लिखते भी जाइएगा, सो दैट प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों को आगे समझ में लेके आनी है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी जहाँ पर हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एंड इस तरीके से हम बस हमारे जर्नी को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, तो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, एंड बस मिलके हम लोग प्रोग्रेस करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।